कभी सोचा है एक छोटी सी शिकायत कैसे कोर्ट में एक पूरे क्रिमिनल केस का रूप ले लेती है? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। आज हम एक क्रिमिनल केस के पूरे सफर को देखेंगे। मतलब जब कोई नागरिक शिकायत दर्ज कराता है वहां से लेकर जज साहब के आखिरी फैसले तक। ये वो प्रोसेस है जो हमारे जस्टिस सिस्टम का आप कह सकते हैं दिल है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ना हम 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहली चिंगारी, यानी जब कानून हरकत में आता है, फिर पुलिस की जांच, फिर मामला कोर्टरूम में कैसे पहुंचता है, सबूतों की वो जो असली जंग होती है, और आखिर में फाइनल जजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? देखिए, हर क्रिमिनल केस की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी एक्शन से होती है, एक चिंगारी जो पूरे लीगल प्रोसेस को समझ लीजिए शुरू कर देती है। सारी कहानी एक आम नागरिक से ही शुरू होती है, चाहे वो मुंह से कही गई शिकायत हो या फिर लिखी हुई। यही वो पहला कदम है जो पुलिस को एक्शन में लाता है और पूरी कानूनी मशीनरी को आप कह सकते हैं चालू कर देता है। अच्छा, जब पुलिस को लगता है कि शिकायत सीरियस है तो वो इसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर के तौर पर दर्ज कर लेती है। और ये जो एफआईआर है ना, ये पूरे केस की नींव बन जाती है। यहीं से ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो एफआईआर दर्ज हो गई, अब मामला पूरी तरह से पुलिस के हाथ में है। यहीं से शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का फेज, जहां सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सिर्फ किसी पर इल्जाम लगने का मतलब ये नहीं है कि उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार केस में ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि जिन अपराधों में सजा 7 साल तक की है, उनमें गिरफ्तारी कोई नियम नहीं बल्कि आखिरी चारा होना चाहिए। ये पर्सनल लिबर्टी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है। तो महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस अपनी सारी फाइंडिंग्स को एक डॉक्यूमेंट में इकट्ठा करती है, जिसे कहते हैं चार्जशीट। और ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं होती। इसमें गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, मतलब सारे के सारे सबूत होते हैं। कभी-कभी तो ये हजारों पन्नों की भी हो सकती है। चार्जशीट फाइल होना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर मामला पुलिस के हाथ से निकलकर जुडिशियल प्रोसेस में चला जाता है। मतलब अब कमान कोर्ट के हाथ में आ जाती है। कोर्ट में सबसे पहला और बड़ा स्टेज है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। यहाँ जज एक तरह से चार्जशीट को बहुत बारीकी से देखते हैं, ये तय करने के लिए कि क्या आरोपी पर केस चलाने लायक सबूत हैं भी या नहीं। मतलब क्या वाकई केस में दम है या सब हवा हवाई है। अब देखिए, लीगल प्रोसेस हर केस में एक जैसा नहीं होता। ये अपराध कितना गंभीर है इस पर डिपेंड करता है। जो सीरियस केस होते हैं, जिन्हें वारंट केस कहते हैं, उनमें कोर्ट बाकायदा चार्ज फ्रेम करती है। और जो कम गंभीर समन केस होते हैं, उनमें प्रोसेस थोड़ा सिंपल होता है। कोर्ट सिर्फ प्ली रिकॉर्ड करती है। चलिए, अब आते हैं ट्रायल के सबसे अहम हिस्से पर, सबूतों की जंग। ये वो स्टेज है जहां दोनों पक्ष अपना अपना केस पेश करते हैं और कोशिश होती है कि सच सामने निकल कर आए। ट्रायल का पूरा फोकस गवाहों पर होता है। प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों यानी PWS को लाता है केस साबित करने के लिए। वहीं डिफेंस अपने गवाहों यानी DWS को पेश करता है केस को चैलेंज करने के लिए। हर गवाह को ना एक 2 स्टेप प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, जिसमें वो अपनी बात बताते हैं। और फिर आता है सबसे क्रूशियल पार्ट, क्रॉस एग्जामिनेशन, जहां दूसरी पार्टी का वकील उनसे तीखे सवाल पूछता है ताकि उनकी गवाही की सच्चाई परखी जा सके। जब प्रोसिक्यूशन अपने सारे सबूत पेश कर देता है तो आरोपी को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। उसे चुप रहने पर मजबूर नहीं किया जाता। CRPC के सेक्शन 313 के तहत आरोपी को एक मौका दिया जाता है कि वो जज को सीधे सीधे अपने खिलाफ आए सबूतों पर अपनी सफाई दे सके। तो सारे गवाहों से पूछताछ हो गई, सबूत पेश हो गए। अब केस अपने फाइनल फेज में पहुंच रहा है। नतीजा ये है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स का टाइम। दोनों तरफ के वकील अब अपनी आखिरी दलीलें पेश करते हैं। वो सबूतों को समराइज करते हैं, कानूनी मिसालें यानी केस लॉज का हवाला देते हैं और जज को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये केस को अपने फेवर में करने का उनका आखिरी मौका होता है। और आखिर में सारी कहानी 2 नतीजों पर आकर खत्म होती है। या तो एक्विटल, मतलब आरोपी को बेगुनाह मानकर बरी कर दिया जाता है, या फिर कन्विक्शन, मतलब उसे दोषी पाया जाता है और फिर सजा तय की जाती है। लेकिन ये प्रोसेस हमेशा इतना सीधा साधा नहीं होता।
आइए कुछ ऐसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पर नज़र डालते हैं जो हर यंग एडवोकेट को पता होने चाहिए, क्योंकि ये ट्रायल का पूरा रुख बदल सकते हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं जो ट्रायल को छोटा कर सकते हैं। पहला है डिस्चार्ज। इसमें अगर जज को लगता है कि चार्ज फ्रेम करने के लिए पर्याप्त सबूत ही नहीं है, तो वो ट्रायल शुरू होने से पहले ही आरोपी को केस से बरी कर सकते हैं। दूसरा है प्ली बार्गेनिंग। इसमें आरोपी अपना गुनाह कबूल करके कम सजा के लिए नेगोशिएट कर सकता है। पर हाँ, ये सीरियस ऑफेंसेस में अलाउड नहीं है। और ये हमें एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल की याद दिलाता है, जिसे हाल ही के रॉयल सुनील भाई पटेल केस में भी हाईलाइट किया गया, फेयरनेस। कोर्ट्स हमेशा इस बात पर जोर देती हैं कि चार्ज फ्रेम करने से पहले दोनों पार्टीज को सुनने का मौका मिलना ही चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस का एक बहुत ज़रूरी उसूल है। अगर कोई क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है या पढ़ रहा है, तो शरद बिरधीचंद सारडा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के प्रिंसिपल्स पर एक मास्टर क्लास है। ये केस दिखाता है कि कैसे एक मामला ट्रायल कोर्ट से शुरू होकर कानूनी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र तय करता है। तो ट्रायल कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन क्या सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि असल में तो ये अक्सर एक नई शुरुआत होती है। ये जजमेंट अपील्स, रिविजन्स और आगे के कानूनी लड़ाइयों के दरवाजे खोल देता है। इससे हमारे जस्टिस सिस्टम का मल्टी लेयर्ड नेचर भी पता चलता है। तो ये सफ़र असल में चल